नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट विद श्वेता और आज की गेस्ट एक ऐसी मुस्लिम महिला जिनकी सोच दायरे नहीं देखती, बेबाक, बेलौस और बेहद बौद्धिक भी मानी जाती हैं। वो ना किसी धर्म से डरती हैं, ना किसी विचारधारा के सामने झुकती हैं। हमारे साथ हैं नाज़िया इलाही खान, जो इस्लाम की उन गलियों से निकली हैं जहाँ सवाल पूछना गुनाह था, और आज हम उनके सामने कई सवाल रखने वाले हैं। नाज़िया जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत उपकार कि आपने बुलाया। तब से मेरी नज़र आपके हाथ पे पड़ रही है। आप खुद को एक सनातनी मुसलमान बुलाती हैं जी। और पूरा रुद्राक्ष और अलग अलग तरह के जो हिंदू पहनते हैं आपने अपने हाथ पे पहन रखा है। क्या हम समझे नाज़िया है क्या? नाज़िया भारत की पुत्री है और भारत में जन्म हुई है और दफन भी भारत में ही होगी। इस देश के संविधान को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम रखने वाली नाज़िया ये कैसे भूल सकती है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो पहले पन्ने पर चित्र भगवान राम का दिया था। ये कैसे भूला जा सकता है? दूसरे पन्ने पर रथ था, कैसे भूला जा सकता है? हजारों देवी देवताओं का उल्लेख और चित्र देते हुए हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के संविधान को पूर्ण किया था। तो मैं अगर रुद्राक्ष पहन रही हूँ तो मैं संविधान से या भारत देश की सभ्यता से बाहर नहीं जा रही हूँ, बल्कि इस सभ्यता का पालन कर रही हूँ और संविधान का पालन कर रही हूँ। इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत की सभ्यता और संविधान को ही सर्वप्रथम रखना चाहिए, और आने वाले वक्त में अगर नहीं रखेंगे तो रखने पर मजबूर भी करेंगे। मैं चाहूँगी आप साथ में कॉफ़ी भी पीते रहें। ओह, थैंक यू। तो चर्चा गर्म भी रहेगी। अच्छा नाज़िया जी, हम आपका कई प्रोग्राम आपके देखे हैं और जब आप बोलती हैं तो मतलब कईयों को तो बहुत अच्छा लगता है और कई जमकर गाली बरसाते हैं जी। हाँ, तब मन में कभी किसी तरह का डर नहीं आता कि मैं इस्लाम से ताल्लुक़ रखती हूँ, हाँ वहाँ की हूँ, उनके बीच की हूँ, और तब वही लोग आज एक दुश्मन की तरह मेरे सामने हैं? देखिए, सबसे पहले मैं संख्या पर जाऊंगी कि इस देश में 22 करोड़ जो है वो उम्मा और फी सबीलिल्लाह वालों की है और 120 करोड़ जो है वो सनातनियों की है। तो 120 करोड़ मुझे जो हिम्मत देता है उसमें 22 करोड़ से निपटने की सलाहियत मेरे अंदर अपने आप आ जाती है। दूसरी चीज़ है कि हिचकिचाहट, डर, भय उस व्यक्ति को होता है जो झूठ बोलता है। सत्य बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, आदत की जरूरत होती है। और मैं सच बोलती हूँ और रेफरेंस के साथ बोलती हूँ, और मुझे बचपन से आदत है कि मैं सच बोलती हूँ और मुंह पर बोलती हूँ। और शायद मेरे रेफरेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि भारत देश हो या कोई भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हो, आज तक फतवा लगाने की हिम्मत किसी पर आई नहीं। मेरे ऊपर पिछले 7 साल से मैं बोल रही हूँ और बोलते ही चले जा रही हूँ, लेकिन एक भी फतवा मेरे ऊपर नहीं है। हाँ, FIR बहुत FIR है हेटरेट स्पीच के, जिस पर मैं खुद बेल ले लेती हूँ, पैसे बचा लेती हूँ, क्योंकि इतने पैसे वाली नहीं हूँ मैं। तो हाँ, दर्शकों को बताना चाहूंगी आप वकील भी हैं जी। तो खुद बेल ले लेती हूँ और उसके बाद उसको क्वाश भी करती हूँ। अभी कल ही कर्नाटका का एक मामला था जो कर्नाटका के CM ने खुद मेरे ऊपर करवाया। जी हाँ, तो मैंने उसको क्वाश करवा लिया, बैठे बैठे आराम से क्वाश करवा लिया। तो मुझे लगता है कि सच सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सबको बोलना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मुस्लिम समुदाय में पैदा हुई हूँ, और शायद अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं तो कहूँगी सौभाग्य है, आप उनके बीच की हैं, तभी आप शायद उनकी समस्याओं को सामने रख पा रही हैं। बस मेरे अंदर एक सवाल है कि जब व्यक्ति इतना एक विद्रोही किस्म का बन जाता है, आज मैं नाज़िया को समझना चाहती हूँ जी। हाँ, वो तमाम बातें, राजनीति सब है, आप बोलती हैं, लेकिन जब आप इतनी बेबाकी से निडर होके अपनी बात रखती हैं, एक ऐसे धर्म से आती हैं जहाँ की सोच संकुचित मानी जाती है, लेकिन बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारा मानसिक विकास करती हैं। बचपन कैसा था आपका? बहुत ही फन लविंग, बहुत ही खूबसूरत। मेरी फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड। मेरी फैमिली में वो जो इस्लामिक कट्टरता रही है वो कभी नहीं रही है, कभी भी नहीं।
मेरी फैमिली निकाब, बुर्का, हिजाब, अबाया और वो शब बारात में फातिहा और मज़ारों में जाकर के माथा फोड़ना या बकरीद में कुर्बानी करनी, इन सब चीज़ों से हम बहुत दूर रहे हैं, बहुत दूर रहे हैं। मैंने अपने घर में बचपन से कभी नहीं देखा है कि मेरे घर पे कुर्बानी हो रही है या मेरे घर में फातिहा हो रहा है या मेरे घर में शब कदर की रात को पटाखे फोड़े जा रहे हैं या शब बारात को हलवा पक रहा है। ये मैंने अपने घर में कभी नहीं देखा। या मैंने अपनी दादी अम्मी को, नानी अम्मी को, प्रोग्रेसिव मुस्लिम फैमिली, बहुत प्रोग्रेसिव, एक्सट्रीम प्रोग्रेसिव। हमारे यहाँ पहले ही कह दिया जाता है कि भाई एजुकेशन मस्ट है, और दूसरी चीज कि किसी भी फजूल के झमेलों में पड़ना नहीं है। फजूल का झमेला इट्स मीन के वो अगरबत्ती लगाना, वो फातिहा करना, वो मज़ार जाना। इवन 2 बार मुझे जाना पड़ा था अजमेर शरीफ किसी मामले की वजह से, जिसको मैं रिवील नहीं करूंगी, वो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और मेरे केस से रिलेटेड भी है, तो मैं उसको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहूँगी। तो मैं अपनी अम्मा को लेकर के गई थी और ये मेरे पास प्रूफ है, और वहाँ के कई चिश्तिया जो मुजाबिर हैं अजमेर शरीफ के, वो भी गवाह है कि मेरी अम्मा मज़ार के अंदर एंटर तक नहीं की थी, वो बाहर गाड़ी में बैठी रही थी और उन्होंने कहा था कि मज़ार परस्ती हमारा। तो कहीं डर के कारण तो नहीं कि भाई इतना खुलकर बोलती हो तो हम, मतलब हमें खतरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि? नहीं, मुझे किसी का डर, मैं आज तक अपनी अम्मा के बेलन से डरती हूँ। अलजेब्रा सिखाते वक्त और ज्योमेट्री सिखाते वक्त जो उन्होंने मेरी पिटाई की है वो मुझे आज तक याद रहती है भाई। इसके अलावा तो मैं किसी के बाप से नहीं डरती। डर उस व्यक्ति को होता है जो गलत काम करता है। डरता वो व्यक्ति है जो अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने शब्दों के चयन को गलत कर देता है, अपनी शब्दावली को अभद्रता की तरफ लेकर के जाता है कि बस मुझे सस्ती लोकप्रियता मिल जाए। तो मैंने कभी नहीं किया। यही कहते हैं कि आप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं या जितना खुलकर बोलती हैं जी, वो कई बार शोभा नहीं देता, तो कहीं ये सस्ती लोकप्रियता का एक जरिया तो नहीं है? नहीं, पहले मैं आपको ये जवाब दे दूं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए शायद कोई अपना जान जोखिम में नहीं डालता है। मेरे ऊपर काफ़ी अटैक हो चुके हैं, एसिड अटैक मैंने देखा है, मॉब लिंचिंग मैंने देखी है, गाड़ी टूटते फूटते देखी है, गाड़ी के अंदर से पुलिस ने पैर पकड़ के निकाला और मैं पूरी खून में लथपथ हूँ, गोलियां चलते हुए देखी है। एसिड अटैक में मेरे चेहरे पर आज भी निशान है, मॉब लिंचिंग में अभी भी शरीर पर 8 निशान है, एक हाथ पर आया था, वो भी क्योंकि मैंने चेहरा बचाया था। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई अपनी जान को जोखिम में नहीं डालता है। दूसरी चीज़ है कि मैं अभद्रता बिल्कुल नहीं करती हूँ, मेरे शब्दों को पकड़ने की जरूरत होती है। हाँ, ये जरूर है कि कठमुल्ले ट्रोल करने के लिए उनको छोटी छोटी चीजें भी उनको काम में लग जाती हैं, लेकिन हंसी आती है मुझे देखने के बाद। अब मैंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी विदेश गया है और वो देश का परचम लहरा रहा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे वाकई में अच्छा लगा है। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आकर के अगर फिर वो टुच्ची हरकतें करेगा तो चलेंगे, शर्बानी खोल के मारेंगे। तो अवैसी के जितने भी चिंटू मिंटू हैं उनको बहुत बुरा लगा। अवैसी को का चयन ही क्यों? लेट मी कंप्लीट। नहीं, क्योंकि सवाल आया था मेरे सामने, तो मैं अभद्रता और सस्ती लोकप्रियता का डिफरेंसेस बता रही हूँ। तो जब अवैसी ने तस्लीमा नसरीन की साड़ियां खोलकर मारा था, ब्लाउज नोच कर मारा था, अवैसी का खुद का भांजा माधवी लता को रोड पर माँ बहन की गंदी गालियां दिया था, तो ये कटमुल्ले चैन की नींद सो रहे थे क्या? या कौन सा गांजा उन्होंने फूंक रखा था जो उनको पता ही नहीं चला कि ये शब्द किसी महिला के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैंने शेरवानी खोलने की बात कही तो इनको इतना बुरा लगा। वो एक महिला की साड़ी खोलकर मारा है, ब्लाउज नोच कर मारा है, गंदी गंदी गालियां माधवी लता को रोड पर दिलवाया है, तो बुरा नहीं लगता है? इस तरह की हरकत कोई भी करे तो गलत है। मैं ना अभद्रता की तरफ जाती हूँ और ना ही मैं सस्ती लोकप्रियता की तरफ जाती हूँ। यकीन माने श्वेता जी, हजारों ऐसे लोग हैं जो मुझे अपने चैनल पर बैठाने के लिए, अपने पॉडकास्ट पर बैठाने के लिए मुझे रोज 50 कॉल आते हैं। सिलेक्टिव जगह पर मैं जाती हूँ। अगर मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए होता ना और सस्ती लोकप्रियता चाहिए होती तो मैं दिन भर गोल गोल घूम करके फिल्म सिटी में घूमते रहती। पर एक इंसान मुझे बता दे और प्रत्येक नेशनल न्यूज मुझे बता दे कि मैं 20-20 दिन 25-25 दिन में दिल्ली में रहती हूँ पर मैं स्टूडियो तक नहीं जाती हूँ। अच्छा, गेटिंग बैक टू द रूट क्वेश्चन, जब हम आपके बचपन की बात कर रहे थे
ठीक है, आपके माता पिता बहुत ही एक प्रोग्रेसिव ख्यालात के थे, लेकिन परिवार में ऐसे तो लोग होंगे जो कहते होंगे कि अरे बेटी को इतना क्यों फ्रीडम दे रखा है, लड़की है, ऐसा होता होगा। बिल्कुल। पढ़ाया क्यों जा रहा है, लड़कों के साथ क्यों घूम रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पास पड़ोस थे, क्योंकि मेरा जन्म भी हुआ है चांदनी चौक जामा मस्जिद के पास, ओके, वहाँ की मैं हूँ। तो मेरे जितने एंसेस्टर्स हैं वो दिल्ली जामा मस्जिद के हैं। तो आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स तो थे, और कैरेक्टर पर उंगली उठाना, कैरेक्टर एसेसिनेशन करना, कि चलो अगर बोलने से नहीं मान रही है तो कम से कम कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे तो बहुत आराम से मान लेगी। और मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर कोई औरत बहुत प्रोग्रेसिव होती है, कोई औरत बहुत आगे की दिशा में जा रही होती है, कोई औरत अपने करियर को लेकर के बहुत फोकस रहती है, तो उसको ये मुसलमान जो लौंडे लफंदर होते हैं वो हमेशा उसके कैरेक्टर को एसेसिनेट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैंने देखी हैं और बहुत बहुत पास से देखा है। आज भी आप देखिएगा कि मेरी पिक्चर को मॉर्फ्ड करके मेरे चेहरा ले करके वो बिकिनी में सेट कर देता है। उसके बाद फिर गंदी कम से कम आप देख तो पा रही हैं बिकिनी में अब कैसी लगती है। तो गंदी गंदी तस्वीरों में सेट कर देता है। कुछ लोग तो थंबनेल ही बना देते हैं कि मैं सुअर का सुसु पी रही हूँ और मैंने मुंह ऐसे किया हुआ है और वो सुअर का सुसु मेरे मुंह में जा रहा है। तो ये सब करते हैं। इवन आप यकीन करें, इवन मैं वो आपको लिंक भेज दूंगी कि नाज़िया इलाही खान लिखने से पॉर्न वीडियोस का पूरा एक वो आ जाता था। वो मैं नहीं होती थी, लेकिन वो इस तरीके से सेटअप किया गया था। तो मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में उस पर केस किया था साइबर क्राइम को अटैच करके। तो वो व्यक्ति अरेस्ट हुआ। कहाँ अरेस्ट हुआ? वो झारखंड में अरेस्ट हुआ। मैं आपके पोस्ट देख रही हूँ ट्विटर पर भी, लगातार आप इस तरह के मॉक पिक्चर्स डालती हैं और यू आर टैगिंग द पुलिस अथॉरिटीज और सबको आप कर रही हैं। तो ये सब चीजें अभी भी देख रही हूँ, बचपन में भी देखा। यू कैंट इमेजिन कि जब आई वॉज ओनली 11 ईयर ओल्ड, तब मुझे मेरे पड़ोसी ने मेरी अम्मा को जाकर के कहा था कि तुम्हारी बेटी बच्चा गिरा के आई है। लेकिन एक बात बताइए, जब इतने प्रोग्रेसिव ख्यालात के आप अपने आप को, अपनी फैमिली को कहती हैं, फिर 16 साल की उम्र में शादी क्यों कर दी जाती है आपकी? यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। मेरी माँ की शादी भी हुई थी 16 साल में, मेरी मासी की शादी भी हुई थी 16 साल में। नहीं मतलब देखिए, आप आज के जनरेशन की हैं, जेन जी ना कहूँ तो कम से कम हमारी उम्र लगभग बराबर हो। जी जी जी। तो इस मतलब जो मैंने देखा है, कभी कोई मेरे परिवार में नहीं सोच सकता था कि 16 साल में शादी कर दी जाए। यही तो मतलब सभ्यता है सनातन धर्म की। और कहीं ना कहीं हम आकर के बहुत मजबूर हो जाते हैं इस्लाम में, क्योंकि जो प्रेशर आता है ना, हाँ ठीक है निकाह कर लो, उसके बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेना। तो उस समय आपके पेरेंट्स ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला कि नहीं अभी सिर्फ 16 साल की है, अभी तो बालिग भी नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। बिकॉज ये एक रिचुअल चला आ रहा था मेरे परिवार में कि शादी तो भाई 16-17 में करनी है, निकाह भले ही हम रुखसती 22 साल में करेंगे, 25 साल में करेंगे, 20 साल में करेंगे, विदाई जो है वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन निकाह जो है वो रिचुअल था हमारे यहाँ। जैसे रोका की तरह कर दिया कि हाँ, वो दैट वाज नॉट एंगेजमेंट, दैट वाज कंप्लीटली निकाह। तो वो निकाह हो गया था और विदाई जो थी वो मेरी 4 साल के बाद थी। लेकिन आना जाना मिलना जुलना तो हो ही जाता है, और एक टीन एज होता है तो एक कनेक्शन बन ही जाता है। तो ये मैंने देखा है। और मेरे इस इंसिडेंट के बाद अब मेरे परिवार ने, मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल से ही इस रिचुअल को दफन कर दिया है। और जब तक लड़की खुद से नहीं बोलेगी कि वो स्टैंड है, तब तक निकाह नाम की कोई चीज़ मेरे परिवार में अब नहीं होती है। फिर आपकी जब शादी हुई तो महज 1-आध महीने में ही आपके हस्बैंड की डेथ हो गई और आप प्रेग्नेंट थी। जी। और बेटा हुआ। अब आपको तंग करने वाले लोग तो आपके बेटे से भी जोड़कर बिल्कुल तमाम बातें बनाते हैं। आप माँ हैं, आप हैंडल करती होंगी, आपका बेटा इस बात को कैसे लेता है? उसको कुछ नहीं पता है। नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे तो वो सोशल मीडिया से दूर है और वो यहाँ भारत में रहता ही नहीं है ना, वो तो विदेश में रहता है। और इसलिए मैं अपनी माँ को साथ में रखती हूँ उसके, ताकि वो मेरे अचीवमेंट से भी और मेरे एलिगेशन से भी वो बहुत दूर रहे। अदरवाइज अभी जेन ज़ी के बच्चे हैं,
अपनी माँ की इतने एलिगेशंस और इतनी खराब कमेंट्स को पढ़ करके मे बी वो अग्रेसिव हो जाए, मे बी उसके दिमागी संतुलन उसका खराब हो जाए, मे बी वो कोई ऐसा स्टेप ले ले, मे बी वो मेरे सामने ये प्रस्ताव रख दे कि मम्मा तुम सारी चीज़ें छोड़ करके तुम मेरे पास आ जाओ। तो मैं उसको बहुत, मतलब एक अच्छा खासा एक आर्मी रूल मेरी फैमिली में चल रहा है उसकी परवरिश को लेकर के। आपको टीवी देखना है, आपको किसी भी न्यूज़ चैनल्स पर नहीं जाना है, आपको सोशल साइट पर नहीं जाना है, आप अभी सोशल किसी भी चीज़ों में आप सोशल हैंडल नहीं करेंगे, उसका कोई इंस्टाग्राम नहीं है। और वैसे भी इंस्टाग्राम अब न्यूडिटी का प्लेस हो चुका है, उसका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है। आप मेरे बेटे ज़ैद इलाही खान को कहीं पर भी सर्च नहीं कर सकते, वो 2-4 पिक्चरें जो मैंने पोस्ट की हैं बस वही है। तो वो मेरे चीज़ों से, चाहे वो मेरा अचीवमेंट हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो जब लंदन में पढ़ रहा था तो मुझे याद है कि अभी 2021 की बात है कि ट्रिपल तलाक में मेरा नाम वहाँ पर उसके स्कूल में बताया गया। अच्छा। कि नाज़िया इलाही खान नाम की एक रिनाउंड एडवोकेट है जिन्होंने मुसलमान बेटियों के लिए भारत में ट्रिपल तलाक बैन करवाया। तो वो चुपचाप बैठा और उसने मुझे कॉल किया है कि मम्मा यू वाज द काउंसिल टू बैन ट्रिपल तलाक। मैं आपको 2021 की बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हाँ, मैं भी एज अ जूनियर थी, इट्स ऑल राइट मम्मा, यू हैड डन अ वेरी गुड जॉब फॉर द मुस्लिम वुमेन। मैंने कहा हाँ मैंने कर दिया। तो मैं बहुत दूर रखना चाहती हूँ उसको इन सब चीज़ों से। उसने स्ट्रीम में कुछ ऐसा चूज़ किया है, अभी वो क्लास 11 में है और वो इंडियन एयरफोर्स को वो सर्व करना चाहता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी सारी ट्रेनिंग विदेश में ही हो। वो जब पूरा कंप्लीट हो जाए तब फिर वो इंडियन एयरफोर्स को आकर के वो देश को सर्व करे। अदरवाइज शायद बहुत इमोशनल मोमेंट आ जाएगा। जिस हिसाब से मुझे मुसलमानों की गालियां पड़ती हैं, जिस हिसाब से मुझे ट्रोल किया जाता है, जिस हिसाब से मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है, जिस हिसाब से मुझे बेआबरू करने की कोशिश करते हैं मुसलमान, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और कौन बेटा होगा जो ये सुनेगा कि उसकी माँ के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशन है? कौन बेटा बर्दाश्त कर सकता है? कोई भी बड़े इज्जत घर का बेटा नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मुझे लगता है कि मैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि मैं ये किसी दुश्मन के लिए बोल भी नहीं पाऊंगी, भले ही वो कितना ही बड़ा मेरा दुश्मन हो, पर मैं ये बात किसी के लिए नहीं बोल पाऊंगी या किसी की बेटी के लिए नहीं बोल पाऊंगी। पॉलिटिकल झगड़ा एक अलग चीज होती है, पॉलिटिकल नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट एक अलग चीज होता है, अपनी अपनी विचारधारा होती है। आप शायद किसी और को पसंद करती हैं, मैं शायद किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन चाहे इस दुनिया का कोई सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरा हो जाए, मैं उसकी माँ को बेइज्जत नहीं कर सकती हूँ। उसकी माँ के साथ मैं उसके नाजायज संबंध कभी नहीं जोड़ सकती हूँ। ये मेरी अपब्रिंगिंग है। जो करते हैं वो उनका अपने इस्लाम का प्रचार देते हैं। वो आपने इस्लाम की बात की नाज़िया जी, इतना जब आप बोलती हैं इस्लाम के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नाम आज भी सरनेम खान ही है जी। फिर आप शिवलिंग की पिक्चर डालती हैं ट्विटर पर और ईद विश करती हैं। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है। सबसे पहले श्वेता जी मैं बताऊं कि मैं इस्लाम के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मैं इस्लाम के खिलाफ होती तो क्या मैं इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से मुस्लिम बेटियों को बचाती? मैं तो सोचती मर रही है मरे, बेइज्जत हो रही हो, मुझे क्या लेना देना। क्या मैं मुसलमान बेटियों को पॉलीगेमी हलाला से बचाती? और कोई अगर वाकई में इस्लाम का मानने वाला कट्टर है और सनातन का मानने वाला कट्टर है तो मुझे बताए कि मैंने किसी से 10 पैसे भी लिए और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इतना बड़ा लिटिगेशन फाइल करना, लाखों रुपए खर्च होते हैं, जो मैंने अपने पॉकेट से किया है। अपने पॉकेट से किया, मैंने किसी से चंदा उठा के नहीं किया है। मुझे लगा कि मुसलमान बेटियों को बचाना चाहिए पॉलीगेमी हलाला से, मुझे लगा कि मुसलमान बेटियों को बचाना चाहिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक से। मैंने कैलकाटा हाई कोर्ट में लास्ट ईयर एक PIL डाला कि जब तक मुसलमान बेटियों का हायर सेकेंडरी कंप्लीट ना हो तब तक उनका निकाह नहीं होना चाहिए। लेट देम कैपेबल टू थिंक ना कि उनको आगे जिंदगी में क्या करना है, शादी करनी है कि नहीं करनी है, या शादी होने के बाद अगर कुछ अस्त पस्त वाली चीजें आती है तो वो खुद से हैंडल कर पाएगी। तो एटलीस्ट हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। तो वो सब कुछ मैं किसके लिए कर रही हूँ? मुस्लिम बेटियों के लिए तो कर रही हूँ।
बार बार मैं ये बातें जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचा रही हूँ, तो ये कि शिक्षित कर मतलब दो, आपको शिक्षित लगता कर है दो। कि मुसलमान महिलाएं आपको सपोर्ट करती हैं? मैं ये पूरा कंप्लीट कर दूं। अभी कल मैं शिवराज सिंह चौहान जी से मिली, पेड़ लगा रही हैं आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जी। तो मैंने उनसे दूसरी बात यही कही है कि मैं इस पूरे देश की मुसलमान लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर काम करना चाहती हूँ आपके आशीर्वाद के साथ। और मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे पिता स्वरूप शिवराज सिंह जी मिल गए। उन्होंने कहा आपने दो बातें ऐसी कही हैं जो मैं दिमाग से नहीं अपने दिल से करता हूँ, और मैं आपके साथ हूँ। तो मैंने वहां पर भी मुसलमान बेटी ही कहा, तो मैं कहाँ विरोध में हूँ? मैं मुसलमानों के विरोध में कहा हूं? अब मुसलमान कुरान के खिलाफ जाकर के मजार परस्ती करेंगे तो मेरा बोलने का हक है कि नहीं? अब मुसलमान अजमेर शरीफ में नंगा नाच करेंगे, रेप करेंगे, न्यूड फोटो करेंगे, मैं बोलूंगी ना। अब मोहम्मद इरफान उत्तर प्रदेश की मस्जिद के अंदर रेप करेगा 9 साल की बच्ची का, मैं तो बोलूंगी ना। पश्चिम बंगाल का नासिर खान तो फिर विरोध रेप कहाँ है? करता है, मुसलमान आपको नापसंद क्यों कर रहे हैं? नहीं, रेप करता है और हाफिज कुरान उसकी शादी में जाते हैं। एक रिनाउंड बलात्कारी नासिर खान की शादी में हाफिज कुरान जाते हैं। जी बिल्कुल। इमाम जाते हैं, मुअज्जिन जाते हैं, कारी जाते हैं, मुफ्ती जाते हैं। तो मैं तो बोलूंगी ना, मैं तो मजाक उड़ाऊंगी कि तुम बलात्कारी की शादी में कैसे चला गया। मुस्लिम बेटियां आज भी, आप मेरे वेस्ट बंगाल के लीगल चैम्बर में आइएगा, 70% जो फाइल है मेरे पास वो मुसलमान बेटियों की है। और जो 30% बच गई हैं वो आ नहीं पा रही। और उनके माता पिता जब आते हैं, अम्मा अब्बा, तो वो यही कहते हैं कि नाजिया इसको इंसाफ तुम ही दिला सकती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है। इसका मतलब महिलाएं आपके साथ हैं, पुरुष आपके साथ नहीं है, मुसलमान मर्द आपके पुरुष साथ। तो मतलब मेरा सर तन से कब जुदा करेंगे मुझे भी नहीं पता। मैं बोटियों में कब मिलूंगी मुझे भी नहीं पता। और मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सिर्फ मुझे मारेंगे नहीं, पहले मेरा गैंग रेप करेंगे कम से कम 2-4 महीना, मुझे तिल तिल तड़पा तड़पा कर मारेंगे अगर मैं इनके हत्थे लग गई तो क्यों नापसंद करते हैं इतना आपको? क्योंकि मैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो अश्लीलता हो रही है, जो बेहूदगी हो रही है, जो बदतमीजी हो रही है, जो इस्लाम के मुंह पर कालिक पोतने का काम ये कर रहे हैं, जो इस्लाम को बदगुमान और बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं, वो मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोल देती हूँ तो इनको बुरा लग जाता है। अब देखिए मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में नमाज पढ़ते थे और उन्होंने एक आयत नाजिल कर दी जो अल कुरान में है कि आपकी इबादत से अगर किसी को तकलीफ हो तो वो इबादत जायज़ ही नहीं होती। आप रोड पर लुंगी डांस करने लगते हैं कि मुझे तो नमाज पढ़ना है, मुझे तो नमाज पढ़ना है रोड पर। तो भाई तुमने क्या सीखा प्रॉफिट मोहम्मद से? तुम तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी आयत है सूरह अल बकरा में कि जो मज़ार जाएगा वो मुसलमान ही नहीं है। आप जा रहे हो, आप तो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मान रहे हो और आप जाकर के कन्हैया का गला रेत रहे हो। तो मतलब ये मुसलमान औरतों को दबाए रखने की और अपना वर्चस्व जमाए रखने की ये स्ट्रैटेजी है, कोशिश भी नहीं है, स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी है। ये इस्लामिक नहीं है। अगर ये वाकई में इस्लामिक होते तो ये जिन्ना का लिखा हुआ शरिया नहीं मानते, ये अल्लाह सुबहान की लिखी हुई अल कुरान मानते। ये तो शरिया की दुहाई देते हैं। 1984 से लेकर के 2017 तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कर रहा था? शरिया ही तो समझा रहा था देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को, कुरान तो समझा नहीं रहा था। वो तो 2015 में जब मैंने एंट्री मारी तब मैंने देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को समझाया कि कुरान सूरह तलाक में कह रहा है कि जिस घर में तलाक होता है उस घर में फरिश्ते की आमद बंद हो जाती है। ये तो जिन्ना ने लिखा है कि तलाक दे दो भैया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है? मतलब हम पाकिस्तान की लाइन पे चल रहे हैं? बिल्कुल हम नहीं चल रहे। भारत के कम से कम 10 करोड़ मुसलमान तो चल रहे हैं जो इस भारत में उथल पुथल का माहौल क्रिएट गाए बगाए करते रहते हैं क्योंकि वो जिन्ना के शरिया पर चलते हैं, वो अल्लाह सुबहान के कुरान पर बिल्कुल नहीं चलते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने एक कदम उठाया, मेजर सोफिया कुरैशी गई। उस समय आपको कैसा लगा? देखिए मुझे ऐसा लगता है ये भारत जैसे देश में ही हो सकता है
एग्जैक्टली भारत जैसे देश में ही हो सकता है, और भारत जैसे देश को देख करके ही, और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, यूएई ने सीखा है कि अब उनके बायलैटरल के रिलेशंस के कुछ समिट होते हैं, कॉन्क्लेव्स होते हैं, ट्रीटी के कुछ सेमिनार्स होते हैं, तो वहाँ पर भी वो लोग लड़कियाँ आप खड़े करते हैं। मैंने पिछले 4 साल में पाकिस्तान से लेकर के 19 मुस्लिम कंट्रीज के चैनल पे बैठ करके 19 मुस्लिम कंट्रीज को ये सिखाया कि भारत बेटियों में, महिलाओं में हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है। जिसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो देश के लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पित और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और शाइन है, उसको भारत देश की सरकार आगे बढ़ाती है। अब वो सोफिया कुरैशी हो, नाजिया इलाही खान हो या कोई भी हो। बीजेपी में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? कितनी जगह आपको मिल पाई है? जो डिज़र्व आप करती थी वो मिल पाई या नहीं? क्योंकि एक समय ऐसा भी आया कि बीजेपी ने आपसे किनारा कर लिया कि नहीं वो टीएमसी के दफ्तर से गिरफ्तार हुई हैं, तो बीजेपी की तो नहीं है। तो तब कैसा लगता है जिस बीजेपी के लिए आप स्पोक्स पर्सन बनती हैं, उस समय जब किनारा कर लिया जाए तो? देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देख करके और अमित शाह जी को देख करके मैंने ज्वाइन किया था। सबसे पहली बात, क्रिस्टल क्लियर बात, मैंने कोई छुट भैया नेता, गली का लफंदर नेता देख करके मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मुझे बात ज्वाइन करने के लिए केंद्र से आया था। मुझे कोई डिस्ट्रिक्ट के पार्टी ऑफिस से बात नहीं आई थी कि नाजिया जी आप आइए, हम आपको झंडा पकड़वाएंगे। केंद्र से बात आई थी और मैंने ज्वाइन किया था 4 जनवरी 2018। और पश्चिम बंगाल के दिलीप घोष जो उस वक्त स्टेट प्रेसिडेंट थे, और 2021 में जब उन्होंने कहा कि वो तो टीएमसी पार्टी ऑफिस से पकड़ी गई है, डिटेन हुई है, उसके बाद तो उनको हमने खुद देख लिया 1 महीना पहले कि ममता बनर्जी से कैसे वो चोंच लड़ा रहे हैं बैठ करके। मंदिर को उन्होंने पार्टी ऑफिस बना दिया, बिल्कुल हमने तो खुद देखा। और उसके बाद जो साठगांठ दिलीप घोष का दिखा ममता बनर्जी के साथ, वो तो दुनिया ने देखा। अब दूसरी बात आती है कि अभी 12 दिन पहले मेरे ट्विटर पर है, मैं दिलीप घोष के ही साथ मंच पर थी पोर्ट एरिया में। अच्छा। और मैंने उनको याद भी दिलाया कि मैं एक बार फिर से दिलीप घोष से टकराई हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी का झंडा पकड़वाया था। वो अलग है कि ये अब दीदी के खास हो गए हैं और मैं देश की खास हो गई हूं। ये मैंने उनको बैठे हुए वो मंच पे, और मैंने उनको याद दिलाया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रही हूं, जब तक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने मुंह से मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, तब तक ये मेरा परिवार ही रहेगा, क्योंकि वो ही मेरे गार्जियन है। भाजपा को क्या है, उनको तो एक अच्छा स्पोक्स पर्सन मिला हुआ है जो मुसलमान भी है, और उनके एजेंडे को भी सेट कर रहा है। वो क्यों एजेंडा तो है ही नहीं ना। प्रॉब्लम तो इस बात की है कि एजेंडा तो है ही नहीं। और भाजपा को क्या है, नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे एक इतना स्ट्रांग परिवार मिला है कि मैं अपने समाज की और अपने इस्लाम की मुस्लिम बेटियों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुरक्षित करती चली जा रही हूँ, और इस्लाम को रिफॉर्म करने की पूर्ण कोशिश में लगी हुई हूँ। और यही भाजपा का प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आज मेरी आवाज़ सिर्फ भारत में नहीं, 19 मुस्लिम कंट्रीज से लेकर के विदेश के 3 कंट्रीज में गूंजती है। एवरी संडे अमेरिका के रेडियो पर भी गूंजती है। तो एक बात बताइए, आपसे जो मैंने सवाल पूछा, आपको लगता है कि जिसकी आपको दरकार थी, जिस जगह की, और जितना आप डिजर्विंग थी, उतने आपको जगह मिल पाई है पार्टी में? बहुत मिला है, बहुत मिला है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से ओपनली कह रही हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा है, कभी भी नहीं। जिसको पूछना है जाके पूछ लो। अब मिलेगी, अब जो अगला आगे भी नहीं चाहिए मुझे, आगे भी नहीं चाहिए मुझे। फिर से क्रिस्टल क्लियर, इलेक्शन लड़ने का कोई लोभ लालच मुझे नहीं है। मैंने अभी राजस्थान की सभा में भी मैंने यही कहा कि मुझे अगर टिकट मिल भी जाएगा, मान लीजिए मुझे दे भी दिया जाता है, तो मैं जा करके कहूंगी कि अभी नहीं लड़ना है। लेकिन पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम बात कर रहे थे कि सब नाजिया इलाही खान से ये पूछते हैं कि ब्याह कब करोगे, निकाह नहीं ब्याह, क्योंकि आप एक सनातनी हिंदू गुड लुकिंग गाय ढूंढ रही हैं। हाँ,
तो ब्याह कब करोगी, वो सवाल लोग पूछते हैं, वो ना पूछकर अगर ये पूछे कि राज्यसभा में कब जाओगी इसका मतलब अंदर कहीं दबी हुई चाहत तो है। नहीं नहीं, मैं यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। अभी ना ही राज्यसभा का मुझे कोई लोभ है, और ना ही मुझे विधानसभा का है, और ना ही मुझे लोकसभा का है। बहुत वक्त है मेरे पास, और मैं चाहती हूँ कि मैं यूएन में बैठ करके 1 साल मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ, और उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, या मेरा फर्स्ट टारगेट कह लीजिए, या मेरी पहली इच्छा, सबसे पहली इच्छा 2018 से लेकर के 2025 तक मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हो सकता है 2026 में मैं ये मांगूं कि मुझे यूएन भेजा जाए। ओके, अगला जो चुनाव है बंगाल में, क्या देखती हैं आप, दीदी का जलवा फिर से बरकरार रहेगा क्या? क्योंकि दीदी तो बहुत पावरफुल है बंगाल में। जाहिर सी बात है कि उनका मोर देन 40% लुंगी छाप वोट है फिक्स, तो ऐसे लोग तो पावरफुल रहेंगे ही। अब किसी के घर में ही 50 लोगों का परिवार हो तो वो तो पावरफुल है, और बगल के घर में 4 लोगों का परिवार है, पति पत्नी और 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, और यहाँ हम 2 हमारे 50 हैं, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो पावरफुल रहेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हिंदूज जो होते हैं वो निकल करके चापड़ नहीं उठाते, बम गोली बारूद नहीं उठाते, गालियाँ नहीं परोसते। और दीदी के पास जो पावर है वो पावर गाली भी दे सकता है, बम भी उठा सकता है, रेप भी कर सकता है, चापड़ भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, और फिर ये भी कह देगा कि ये तो मैंने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किया है। दूसरे मैं क्योंकि बंगाल की बात आई है, और मैं बंगाल में मैंने 13 साल दिया है, तो मैं इसको और भी क्लियर कर देती हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो अंदर अंदर दीदी के साथ फिक्स्ड है। हाँ, एंड दिस इज फैक्ट। ये केंद्र की सरकार को समझना पड़ेगा, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के कार्यालय को समझना पड़ेगा कि भैया ये वाला एरिया, ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मान लीजिए, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जो दीदी के साथ जुड़े हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, ये फलाना कोलकाता में एक डिस्ट्रिक्ट है, अब वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन भाजपा के नेता भी कर रहे हैं, और साथ में टीएमसी के नेता भी ज्वाइंट है। अब उनको ज्वाइंट रहना पड़ेगा क्योंकि उनको कमाना है, तो कमाने के लिए ज्वाइंट रहना होगा। एफआईआर ना हो इसके लिए ज्वाइंट रहना पड़ेगा। जितनी बार नाजिया इलाही खान अरेस्ट होती है उतनी बार तो कोई और महिला नेत्री अरेस्ट ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसकी भी तो वजह होनी चाहिए ना भाई। नाजिया दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के गेट डी के बाहर में कुछ बोलती है, और बंगाल में 71 एफआईआर हो जाता है उसके पहुंचने से पहले, उसके लैंड होने से पहले। तो ऐसी क्या रीजन है कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की महिला नेत्री ऐसा कोई स्पीच नहीं दे रही है कि उनके ऊपर एफआईआर ही नहीं हो रहा है, और एफआईआर हो रहा है तो वो अरेस्ट भी नहीं हो रही है। और अरेस्ट नहीं कैसे नहीं हो रही है भाई, नाजिया को तो तुरंत कर लिया जा रहा है, बाकी किसी महिला नेत्री को क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब सांठगांठ है। किसकी तरफ इशारा है? मैं पर्टिकुलर किसी का नाम क्यों लूंगी, मैं इतनी सुपीरियर तो हूं नहीं। सुपीरियर दिल्ली के कार्यालय में बैठे हुए हैं, और उनको भी पता है कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ। पश्चिम बंगाल में अभी सिर्फ एक नेता और एक नेत्री है बस, अच्छा। भाजपा के, इसके अलावा कोई नहीं है, और किसी को वो लोग आने भी नहीं देना चाहते हैं। वो तो मैं फोर्सेबली, टीएमसी से ही तो आए हुए हैं। नहीं, एक तो टीएमसी से आए हुए हैं, और दूसरे कैंची चलाते चलाते, कपड़ा सिलाई करते करते आ गई है मैदान में। अब वो कैंची ऐसा चलाई है कि उन्होंने जितने भी शेर और धाकड़ नेता और नेत्री थे सबको घर पे बिठा दिया है। बिल्कुल वही सब कुछ बन चुकी हैं, उन्होंने ऐसी तेज कैंची चलाई है। बिल्कुल। तो लेकिन जब आप इतनी एक कट्टर समर्थक के रूप में हैं आप भाजपा के लिए, कैसे आप देखती हैं भाजपा जब ध्रुवीकरण की राजनीति करती है? क्योंकि ये तो हमारा संविधान के खिलाफ चला जाता है, हम एक सेकुलर कंट्री हैं। नहीं श्वेता जी, भाजपा कभी ध्रुवीकरण की राजनीति की नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं हूँ। मैं भाजपा के लिए राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र दोनों तरफ हूँ। अच्छा। मैं तो दुबई, आबू धाबी, ऑरलैंड, अमेरिका, सब जगह मैं स्पीचेस दे करके आती हूँ, और इस राष्ट्र के 28 राज्यों में मैं गोल गोल घूम घूम करके अपनी सभाएं करते रहती हूँ। ध्रुवीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं है भाजपा में। हाँ,
भाजपा में रह करके भाजपा को धोखा देने वाले बढ़ रहे हैं, जिसको कंट्रोल करना अब भाजपा के बहुत सुपीरियर लीडर की जिम्मेदारी है, जिसमें पश्चिम बंगाल सर्वप्रथम आ रहा है। लेकिन आप देखिए अपनी बातों को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है। मैं आपकी एक स्पीच सुन रही थी जी। जब आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस डिवाइसिव पॉलिटिक्स होगी अगर हम जातिगत जनगणना करवाएं। जी। लेकिन आज जब वही भाजपा की सरकार ने अनाउंस किया है तो इस तरह के स्टेटमेंट आपसे नहीं आते हैं। मैंने तब भी कहा था कि हिंदुओं की जाति जनगणना कराने से पहले मुसलमानों की जाति जनगणना जरूरी है। अब आपका शमशान एक ही है, डोम जाए, चमार जाए, ब्राह्मण जाए, राजपूत जाए, ठाकुर जाए, पंडित जाए, कोई भी जाए, आपके शमशान घाट में पूछा नहीं जाता कि किसका शव लेकर आए हो, डोम का क्यों ले आए, पंडित का क्यों ले आए, ब्राह्मण का क्यों ले आए। मैं अगर ईरान में मर गई तो मेरा शव मोदी जी को बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं शिया नहीं हूँ, सुन्नी हूँ, और ये ईरान में बहुत दूर चली गई। पर यहाँ भारत में भी अगर मान लीजिए मैं शियाओं के मोहल्ले में मर गई तो वो मुझे उठा करके फेंक देंगे, बोलेंगे भाई ये तो सुन्नी है, हम अपने कब्रिस्तान में नहीं देंगे, दफन करेंगे। हमारे यहाँ शिया से सुन्नी की शादी नहीं होती, सुन्नी से वहाबी की शादी नहीं होती, वहाबी से बरेलवी की शादी नहीं होती, बरेलवी से बोरी की शादी नहीं होती, बोरा समाज की हनफी से नहीं होती, हनफी की आगा खानी से नहीं होती। अब आप सोचिए। तो ये तो हिंदुओं में भी है कि कायस्थ की क्षत्रिय से नहीं होती। भाई अब होने लगा है, समाज बदला है। कम से कम इतना तो नहीं है ना कि शमशान जा करके भी एक कास्ट का पता करना है। हमारे में तो वो भी है। इवन हमारे में ऐसा है कि जो अंसारी आता है, जो सब्जी फरोश आता है, जो कुंजड़ा आता है, वो जैसे मैं पठान हूँ, प्योर पठान हूँ मैं, तो हमारे साथ वो चारपाई पे नहीं बैठ सकता। नीचे बैठो, तुम्हारी औकात कैसे हुई। अब जैसे कोई अंसारी है, उसके घर में कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है, कोई आईपीएस बन गया है। अब मैं पठानी परिवार से हूँ, उसने रिश्ता भेज दिया है कि मेरा बेटा तो आईएएस आईपीएस हो गया है, आपकी बेटी बहुत सुंदर है, उसको पसंद आ गई है। औकात कैसे हुई तुम्हारी कि तुम जुलाहे हो करके तुम पठानों के घर में रिश्ता भेज रहे हो। आपके यहाँ मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है कि भाई चमारों के बेटों आईएएस आईपीएस की शादी जो है वो ठाकुर के घर में हुई है। मैं जाकर के खाना खाकर आई हूँ। जमाना बदला है, अब आप में एक्सेप्टेंस है, आप में रिफॉर्मेशन है। अभी मैं जयपुर राजस्थान होकर के आई, मैंने कहा भाई पहले राजस्थान में शिक्षा थी ही नहीं, अब राजस्थान में आईएएस आईपीएस हो रहे हैं, बेटियां पढ़ रही हैं, पूरे बोर्ड लगे हुए हैं कि फलाना लड़की ने पूरा पगड़ी वगड़ी पहना करके 90% से ग्रेजुएशन पास किया, 100% से डिग्री ला करके उसने आईएएस बन गई, पूरे बोर्ड लगे हुए हैं रोड पर। पहले जयपुर में आप देखिए छोटे बच्चियों की शादी हो जाया करती थी हिंदू में, आपने उसको खत्म किया। सती प्रथा था, आपने खत्म किया। हमारे में एक्सेप्टेंस है ही नहीं। मैंने कहा कि ये तो कांग्रेस ही है जो कहता था, राजीव गांधी मंडल कमीशन में क्या कहते थे कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब राहुल गांधी क्या कहे, जात पे और पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, मेरे अब्बा और मेरी दादी की बात मेरे लात पे। कह दिया ना राहुल जी ने। ये कहा उन्होंने, अब बात तो वही हुई ना। ये कहा उन्होंने नहीं, बात तो वही हुई ना। ये कहा नहीं, बात तो वही हुई ना। उन्हीं की दादी ने कहा था कि जात पात की राजनीति हम नहीं करेंगे। उन्हीं के अब्बा राजीव गांधी ने कहा था कि जात पात की राजनीति हम नहीं करेंगे। राहुल गांधी गए कि भाई मेरे अब्बा और मेरी दादी की बात को छोड़ो, हटाओ, तुम डस्टबिन में डालो, हम तो जात पात की राजनीति करेंगे। वो पत्रकारों से पूछते हैं कि भाई आपका जाति क्या है, आप भी पत्रकार है, और जब उनसे पूछ लिया जाता है तो उनको बुरा लग जाता है। आप मेरे से पूछिए, मैं पूरा खानदान का जाति बता दूंगी आपको, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझसे तो मैं तो बोलती हूँ भाई मुझे सवाल भी मत बताओ, जो पूछना है पूछो, मैं बोलूंगी, मैं बाउंड हूँ बोलने के लिए। लेकिन राहुल गांधी से कुछ भी पूछ लो उनको बुरा लग जाता है। भाई उनको क्यों बुरा लगता है? उनका जो घर जमाई है, उनकी बहन का हस्बैंड, वो क्रिश्चियन है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? कोई बुराई नहीं है। उनकी अम्मा जो है वो क्रिश्चियन है। भाई गांधी परिवार में किसी ने हिंदू से शादी ही नहीं की, किसी ने हिंदू से शादी नहीं की है। सब बाहर से उठा करके क्रिश्चियन और क्या 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 यहूदी सब लेकर के आए हैं। इनको हिंदू पसंद ही नहीं थे। हमारे जवाहरलाल नेहरू साफ बोलते थे कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। इन्हें तो हिंदुओं से हमेशा नफरत रही है।
चलिए, अगर हम थोड़ा इस्लाम को डिकोड करते हैं, और मैं चाहूंगी कि उत्तर बिल्कुल एक शब्द में हो या एक बिल्कुल, लाइन में हो। बिल्कुल। हाँ, इस्लाम आपके लिए क्या है? मिथ। कैसा मिथ? 72 हूर, जन्नत, नहरें, 135 फुट के 72 हूरें, ये सब, दिस ऑल आर मिथ, इल्यूशंस एंड नथिंग एल्स। मदरसा, जिहादी कंसेप्ट, हलाला, वल्गैरिटी। ओके, निकाह, निकाह इज अ फेक कॉन्सेप्ट, जवाज इज मैरिज। निकाह इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड जवाज इज मैरिज। ओके। वुड यू चेंज योर नेम? कभी आपको मौका मिले, खान हटाना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, एकदम हैंडसम सा कोई लड़का ढूंढ कर लाइए, लेकिन वो अलीगढ़ पजामा ना पहनता हो और चिकनकारी का कुर्ता ना पहनता हो, धोती और खादी पहनता हो, तिलक विलक लगाता हो, तब टाइटल हटा दूंगी 2 मिनट में। बस जैसे ही जाकर के राम मंदिर में फेरे लूंगी, टाइटल हटा दूंगी। ऐसा क्या है सनातन धर्म में? एक्सेप्टेंस है, ज्ञान है, विज्ञान है, खूबसूरती है, मानवता है। क्या नहीं है ये पूछिए, क्या नहीं है ये पूछिए। धर्म क्या है? विश्वास। इस्लाम में आपको विश्वास नहीं? मिला ही नहीं, अदरवाइज कोई इतनी गाली गलौज नहीं करता, इतनी अभद्रता नहीं करता, एक बैरिकेड रखता। इस्लाम के बारे में सोचती है तो 3 गंदी चीजें जो आपके जहन में पहले आती है। सबसे ज्यादा इस्लाम का मिसयूज हुआ है। दूसरा, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। तीसरा, कि औरत, जंग और हड़पना बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। इस्लाम में महिलाओं की जगह पैरों के नीचे और बिस्तर पर। अगर आपको मौका दिया जाए तो इस्लाम की वो 3 चीजें जो आप इमीडिएटली बदलना चाहें? वो 26 विवादित आयतें जिससे जिहाद, टेरर, टेररिस्ट और माले गनीमत समझ करके हिंदू बेटियों को लूटना, काटना, पीटना, उनके साथ लव जिहाद करना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, वो 26 आयतों को इमीडिएट में बैन कर देती। थैंक यू सो मच नाजिया, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव।